नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है शालिनी की बातें। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ और ज़िंदगी से जुड़े किस्से। तो चलिए आज की कहानी पुरानी हवेली पार्ट 2 में। पिछली कहानी में हमने सुना कि जैसिका पुरानी हवेली जाती है और वहाँ पर एक डायरी पर अग्निवंश का नाम पढ़ लेती है। अब आगे। जैसे ही डायरी पर अग्निवंश का नाम जैसिका पढ़ती है, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही वो परछाई पास में आती है, जैसिका बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे ये याद ही नहीं रहता कि कल जो उसके साथ हुआ है वह वास्तविक सत्य है या फिर उसके दिल का भ्रम है। वह उठकर शीशे में अपना चेहरा देखती है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे उसके शरीर का खून सूख गया हो। जैसिका चिंता में पड़ जाती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है। ऑफिस के लंच ब्रेक में वह कॉफ़ी पीने रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ उसे एक बार फिर अग्निवंश दिखाई देता है। जैसे ही जैसिका अग्निवंश से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है, तो अग्निवंश यहाँ पर जैसिका को इग्नोर करते हुए अपनी कार में बैठकर चला जाता है। ऑफिस के बाद जब जैसिका घर आती है तो वो सोचती है कि आज अचानक अग्निवंश ने उसे इग्नोर क्यों किया, और साथ में ही इस हवेली का सच क्या है। अग्निवंश का नाम इस हवेली से क्यों जुड़ा है, और जब से वो अग्निवंश से मिली है तब से उसके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। और आज भी अग्निवंश उससे नजरें चुराकर क्यों भागा। क्या वो कुछ छुपा रहा है। तभी जैसिका इंटरनेट की हेल्प लेती है कि अग्निवंश के बारे में वह कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले। तो वो रेस्टोरेंट के ऑनर का नाम निकालती है। तो यहाँ पर वो देखती है कि करंटली जो ऑनर है उसका नाम अग्निवंश नहीं है, और पिछले 10-15 सालों तक कोई भी अग्निवंश नाम का ऑनर लिस्ट में था ही नहीं। जैसिका हैरान रह जाती है। इसका मतलब अग्निवंश अपनी असली पहचान मुझसे छुपा रहा है। फिर जैसिका के हाथ जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लगते हैं। पुरानी हवेली, माउंट रोड। तभी यहाँ पर उसको हवेली के कुछ फोटोज़ और वीडियोग्राफी मिलती है। तो यहाँ पर उसको हवेली की कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ मिलते हैं। जैसिका एक वीडियो में देखती है कि कोई उस हवेली के बारे में आसपास के लोगों से पूछ रहा है। उसमें एक बुजुर्ग कहता है
कि मेरे दादा परदादा के समय की हवेली है। हमारे खानदान में इस हवेली के बहुत चर्चे होते थे। इसलिए मुझे याद है कि सन 1975 में यहाँ पर एक परिवार रहता था। वे लोग कहीं दूसरी जगह से आए थे और अच्छे दाम देकर इस हवेली को खरीदा था। उनके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन एक रात सब कुछ गायब हो गया। किसी को कोई खबर नहीं कि वो परिवार कहाँ गया, लेकिन एक लड़का उस परिवार के बारे में पूछता हुआ यहाँ आया था और वह खुद को राजकुमार अग्निवंश कहता था। बाद में उस लड़के की भी कोई खबर नहीं मिली। अब जेसिका के माथे पर पसीना आने लगता है। वो अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है कि क्या वो जिस अग्निवंश से मिली थी वो अग्निवंश वही है जिसकी बात उसने अभी सुनी। जेसिका घबरा जाती है। वो पानी पीने किचन में जाती है तो लाइट ऑन करते ही उसको किचन की विंडो के पास कोई दिखाई देता है। वह डरकर आगे बढ़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पीती है और लाइट ऑफ जैसे ही करती है, अचानक जेसिका को एक परछाई दिखाई देती है और वो भागकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे लगता है कि ये सब वहम, उसका दिमाग उसे डरा रहा है और ऐसा दिखा रहा है। अगले दिन सैटरडे को जेसिका का ऑफिस ऑफ होता है। वह सोचती है कि पूरा वीक स्ट्रेस से गुजरा है, क्यों ना टाइम पास करने के लिए वो मार्केट चली जाए। तो मार्केट के लिए वह टैक्सी बुक करती है। टैक्सी वाला जेसिका को शॉर्टकट रास्ते से, जो कि हवेली के पीछे से जाता था, वहाँ से लेकर जाता है। तो आज जेसिका पहली बार हवेली को पीछे से देख रही है। अचानक से जेसिका ड्राइवर को बोलती है, मुझे यहीं छोड़ दो। ड्राइवर समझाने की कोशिश करता है कि मैडम, यह जगह सेफ नहीं है। आपका यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं। जेसिका कहती है, भैया टेंशन मत लो, मैं नहीं डरती, आप जाइए। अब जेसिका हवेली के एक पीछे बने हुए रास्ते से हवेली के अंदर जाने का सोचती है। आधी टूटी हुई खिड़की से वो हवेली के अंदर घुस जाती है। उस रास्ते से वह हवेली के अंदर जाती है। अब यहाँ पर वो सब गौर से देखती है, तभी चलते चलते उसके पैरों के नीचे से आवाज़ आती है। जेसिका रुक जाती है। उसे एहसास होता है, तभी वो नीचे झुककर हाथों से फ्लोर को खटखटाती है। उसे समझ में आ जाता है कि इसके नीचे कोई ना कोई बेसमेंट बना हुआ है और वह बेसमेंट में जाने का रास्ता ढूंढती है। कुछ वक्त के बाद उसे नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है। अब जेसिका घबराती है। उसे नीचे जाने के संकेत अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन आज उसे सच जानना था। जैसे ही जेसिका ने तहखाने के अंदर कदम रखा,
पीछे से सीढ़ियों का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में अजीब सी सड़न और बदबू आ रही थी। दीवारों से पानी नहीं, खून जैसी बूंदें टपक रही थीं। टप टप टप। अचानक दूर अंधेरे से किसी के चलने की आवाज आई। जेसिका का दिल जोर से धड़क उठा। तभी उसके कान के पास एक ठंडी सी सांस महसूस हुई। तुम आए गए। उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। आगे बढ़ते ही उसे जमीन पर खून से बना हुआ घेरा दिखा, जिसके बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा था। ताबूत के पास हजारों साल पुरानी हड्डियां, जले हुए दीपक और दीवार पर एक नाम, अग्निवंश। जेसिका ने कांपते हाथों से ताबूत को छुआ ही था कि ठक ठक अंदर से दस्तक हुई। लाल आंखें चमकी। तभी पूरे तहखाने में एक गहरी आवाज गूंजी। तुमने मेरा राज देख लिया है। अब सब कुछ साफ था। अग्निवंश कोई कहानी नहीं, एक वैम्पायर था जो इस हवेली में जिंदा भी ना था और मरा भी ना था। अंदर से जो उठा वह कोई इंसान नहीं था। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद थी, मानो सदियों से उस पर सूरज की रोशनी पड़ी ही ना हो। चेहरे पर गहरी दरारें थीं, जैसे समय ने धीरे धीरे उसे तोड़ दिया हो। उसकी आंखें नजर नहीं थीं, जलती हुई अंगारें थीं, आग में डूबी हुई लाल। उन आंखों में नफरत नहीं, भूख झलक रही थी। उसके होंठों के बाहर झांकते हुए दो नुकीले दांत खून से भीगे हुए थे। हर सांस के साथ उनसे हल्की सी सिसकारी निकल रही थी। उसके काले लंबे बाल चेहरे पे बिखरे हुए थे, जैसे अंधेरा खुद उसे ढकने की कोशिश कर रहा हो। उसके काले और लाल रंग के कपड़े जले हुए थे, मानो आग ने उसे छोड़ा हो, लेकिन उसकी याद अभी भी उसके साथ चिपकी हो। उसके कदम जमीन पर नहीं बल्कि हवा में थे। जेसिका ने सच जान लिया था। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। आज सिर्फ सच सामने आएगा। अगले ही पल तहखाना जलती आग से घिर गया। जब आग बुझी तो ना ताबूत था, ना अग्निवंश था, ना हवेली का नामो निशान था। सिर्फ जेसिका थी। लेकिन जब शीशे में सुबह देखती है तो उसकी गर्दन पर दो छोटे निशान दिखाई देते हैं। वह समझ जाती है कुछ सच्चाइयाँ सुनने में डरावनी होती हैं, लेकिन उन्हें जानने की कीमत चुकानी पड़ती है।